हाय हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई एमपी बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज भाई तुम्हारे एसीपी भैया आ चुके हैं लेकर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जहां पे क्लास 11th के फिजिक्स का पूरा पूरा पेपर में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको करा रहे होंगे। क्या क्या कराएंगे इस पे एक नजर डाल देते हैं। तो पूरा चैप्टर, जितने भी 14 चैप्टर हैं आपकी किताब के, उनका हर एक क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, चाहे शॉर्ट हो और चाहे लॉन्ग हो, मतलब पूरा 70 का 70 का गेम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। पूरे 70 में 70 दिलवा रहे होंगे तुमको और चैंपियन से टॉपर बना रहे होंगे। तो भाई शुरू करते हैं भाई, बहुत स्टार्ट से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक बहुत बढ़िया तरीके से देखना, खुद भी सॉल्व करना, तभी अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो भाई शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा मूलभूत गणितीय और अवधारणाएं, जिसको मापन बोलते हैं या फिजिकल वर्ड बोल सकते हैं, मेजरमेंट वाला चैप्टर है ये। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है कि भाई इसमें कौन सी राशि ऐसी है जो अदिश है। अदिश बोले तो स्केलर क्वांटिटी जिसके पास दिशा ना हो। तो भैया दिशा किसके पास नहीं होती है? तो दिशा जो है प्यारे बच्चे, वो हमारे पास बल के पास होती है जी, वेग के पास, हाँ वेग के पास भी होती है, विस्थापन के पास, हाँ जी भैया विस्थापन के पास भी होती है। लेकिन विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इसके पास जो है वो दिशा नहीं होती। तो इसका मतलब ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो भैया ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तो क्वेश्चन की तरफ। तो अदिश राशि क्या है? तो इसमें अदिश राशि किसको बोला गया है? रैखिक संवेग? ना भैया, रैखिक संवेग ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे कैसे हैं? सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब हो गया जिसके पास दिशा हो। एक बार देख लो, समझ भी लो साथ ही साथ। देखो, सा मतलब हो गया साथ में, और दिश मतलब दिशा के साथ हो गया सदिश। आ मतलब नहीं है उसके पास दिशा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो अदिश क्या है और सदिश क्या है। क्लियर है प्यारे चैंपियंस? तो भाई इसमें बताओ किसके पास दिशा नहीं होती। अब किसी का भार है तो भार के पास क्या दिशा होगी? तो भैया जो भार है यही कैसी राशि होगी? यहां पे अदिश राशि हो रही होगी। फिर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, यदि बोला गया है ए वेक्टर, मतलब एक ए सदिश है और इसका जोड़ करा जा रहा है बी सदिश के साथ, तो जो इसका उत्तर आ रहा है वो आ रहा है आर सदिश के बराबर। और एक चीज हमको बोली गई है, यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यदि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो रहा है। तो ए सदिश और बी सदिश के बीच में कोण कितना होगा, ये वाली चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो भैया यहां पे हमें यह बताया गया है, जब भी हम करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हमारे पास आता है, हाँ कि ना। जब भी हम ए सदिश प्लस बी सदिश कर रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है किसमें? अंडर रूट में। किसके बराबर आती है? अंडर रूट में आती है। और इसी वैल्यू को प्यारे बच्चे हम बोलते हैं क्या है? आर के बराबर। बहुत बढ़िया, क्योंकि यही क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, यही होता है फलन सदिश। क्या होता है? फलन सदिश होता है। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं प्यारे बच्चे कि यदि मैंने इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यदि ये जो थीटा, ये जो कोण है, यदि इस कोण की वैल्यू हमारे पास 90 के बराबर हो जाए, तो ये प्यारे बच्चे जो पूरा है 2ab cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे? शून्य के बराबर। क्यों भैया शून्य के बराबर होगा? क्यों जीरो के बराबर होगा? क्योंकि हमें ये पता रहता है कि cos पाई बाई 2 बोले तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है किसके बराबर? जीरो के बराबर हो रही होती है। कोई डाउट? सब समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो यदि यहां पे हमारे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो गया? जीरो के बराबर हो गया, और यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा किसके बराबर? आर के बराबर। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली द सेम वैल्यू अकर्स हियर आल्सो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट कहां जाएगा? उस तरफ चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? आर स्क्वायर के बराबर हो रही होगी। क्लियर हो गई यहां तक की बात? बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत प्यारा। तो यहां पे हमारे पास जो कोण होगा कि मध्य के बीच में कोण किसके बराबर होगा, तो यहां पे प्यारे बच्चे हम बोल सकते हैं कि जो कोण होगा वो होगा पाई बाई 2 के बराबर, बोले तो 90 डिग्री के बराबर। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे इम्तिहान में, तुम्हारे एग्जाम में आने को दिख रहे होंगे। आगे की बात कर लेते हैं। यदि ए डॉट बी मतलब कैसा है? ये है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बोले तो डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, तो ए और बी के मध्य के बीच का कोण क्या होगा? दोनों के बीच के एंगल क्या होगा? तो हमें यह पता रहता है, हमें यह बात पता है, यदि ए सदिश है और बी सदिश के बीच में यदि हम अदिश गुणनफल कर रहे होते तो इसका फॉर्मूला हमें देता है ए बी
कॉस थीटा के बराबर। तो भैया यहां पे यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी तो कॉस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो शून्य के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर? शून्य के बराबर। तो यहां पे भी जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी तो ए डॉट बी की भी वैल्यू किसके बराबर होगी? शून्य के बराबर होगी। तो यहां पे जो उत्तर हमारा आएगा वो क्या आएगा? पाई बाई 2 के बराबर आ रहा होगा। मतलब जो कोण बन रहा होगा वो कितने का बन रहा होगा? 90 डिग्री का कोण यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर माय डियर चैंपियंस बोला ए डॉट ए क्रॉस बी 0 है, ए क्रॉस बी 0 है। तो ए क्रॉस बी क्या होता था? तो ए क्रॉस बी हमारे पास होता था, ए क्रॉस बी जो होता था ये हमारे पास होता था ए बी साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर? ए बी साइन थीटा के बराबर। अब हमें यह बात पता चलनी चाहिए माय डियर चैंपियंस कि साइन की वैल्यू कब 0 होती है। तो भैया हमें यह पता है कि जब हमारे पास साइन, जब भी हमारे पास साइन 0 डिग्री आता है तब इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। या हम जानते हैं साइन n पाई की जो वैल्यू होती है ये भी 0 के बराबर हो रही होती है। तो चाहे साइन पाई हो और चाहे साइन 0 हो, कोई भी हो, चाहे साइन 0 हो और चाहे साइन पाई हो। तो भैया यहां पे हमारे पास 0 भी ऑप्शन में, तो भैया 0 को भी टिक करेंगे, और पाई भी ऑप्शन है तो भैया यहां पे दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है बहुत सारे जो चैंपियंस हैं वो कहां टिक लगाएंगे भैया? 0 डिग्री पे टिक लगा रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों आंसर यहां पे सही होने चाहिए। तो निम्न में कौन सा सही संबंध है, ये वाली बात पूछी, तो भैया संबंध कौन सा ठीक दिख रहा है? तो ए डॉट बी करो और चाहे बी डॉट ए करो, तो यहां पे संबंध बिल्कुल सही आ रहा होता है। दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? सेम ही आता है, चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो। फिर यहां पे बोला है ए प्लस बी का परिमाण बराबर होता है ए माइनस बी के परिमाण के बराबर। परिमाण जानते हो ना, मैग्नीट्यूड, जो संख्या आएगी, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में परिमाण तब बराबर आता है जब दोनों कैसे हो? लंबवत हो। जब ए और बी दोनों कैसे हो? लंबवत हो, तब ऐसा कार्यक्रम हमें देखने को मिल रहा होता है। फिर माय डियर चैंपियंस हम बढ़ते हैं, यहां पे देखो b बराबर 0 भी लिखा हुआ है। यदि b वेक्टर का परिमाण 0 है, यदि यहां पे b वेक्टर का परिमाण 0 है, देखो b वेक्टर का यदि परिमाण 0 हो जाए, ये वाली बात ध्यान से रखना, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? a परिमाण प्लस में b परिमाण, ठीक है जी, बराबर हो जाएगा किसके? a परिमाण माइनस में b परिमाण के। तो यदि b परिमाण 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा? a परिमाण प्लस में 0 इज इक्वल्स टू ए परिमाण माइनस में 0। तो भैया ए सदिश का और चाहे प्लस करो 0 को और चाहे माइनस करो 0 से, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो यदि फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी? ए का परिमाण बराबर ए के परिमाण के बराबर आ रहा होगा। तो यहां पे हालांकि ऑप्शन नंबर जो 4th है ये भी क्या होगा? ठीक हो रहा होगा। और यदि दोनों लंबवत हैं, यदि दोनों कैसे हैं? लंबवत। लंबवत का भी तरीका तुमको दिखाता हूं। लंबवत कैसे? यदि माय डियर चैंपियंस ये हमारे पास आ गया ए सदिश, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा सदिश आ गया, कौन सा? बी सदिश मान लेते हैं, ये हमारे पास बी सदिश है। तो भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है जी? ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है? क्योंकि कॉस की यहां पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कॉस जो लगेगा, जब भी कॉस की बात करेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 के बराबर, बोले तो 90 डिग्री के बराबर। इस वजह से भी इसका आंसर ये हो सकता है। तो भैया ये वाला भी आंसर सही है और ए प्लस बी लंबवत वाला भी आंसर सही है, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आएगा, चाहे ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालोगे तो भी क्या आएगा? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा के बराबर। हाँ भैया बिल्कुल बात ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है जी, है। और यदि प्यारे बच्चे हम a माइनस बी का परिमाण निकालें तो क्या आएगा? तो भी भैया यही आएगा। यहां पे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। हाँ यही होगा ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या करेंगे हम, यदि थीटा की वैल्यू यहां पे 90 डिग्री के बराबर हो जाती है तो भैया ये वाला पूरा जो टर्म है 2ab कॉस थीटा वाला जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि थीटा की वैल्यू यदि 90 हो गई तो हमें पता है कि भैया cos पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है ये 0 डिग्री के मतलब 0 के बराबर हो रही होती है। इसमें कोई डाउट, किसी को संशय किसी तरीके का
प्रश्न चिन्ह नहीं हो रहा होगा। क्लियर है प्यारे चैंपियंस? तो भाई इतनी बात समझ लो, इतनी बात समझ लो, जब भी हमें परिमाण निकालना हो तो भैया परिमाण का सूत्र लिख दो। आई होप सो ये वाली सारी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी, लेकिन परिमाण का सूत्र तुम लोग लिख दो। यदि हम a सदिश प्लस में b सदिश कर रहे होते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास r सदिश के बराबर आती है, जिसका जो हमारे पास परिमाण होता है वो होता है a के परिमाण का स्क्वायर प्लस में b के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। जहां पे माय डियर चैंपियंस जो थीटा होता है, जो थीटा होता है ये होता है कोण। ये क्या होता है? कोण होता है ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? ये कोण होता है। कोण किसके बीच में? ए और बी के बीच के मध्य का कोण जो है, मतलब दोनों के बीच का कोण, ठीक है, वो होता है। तो यहां से प्यारे बच्चे ये वाला फॉर्मूला सभी को पता हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है सदिश ए और सदिश बी के बीच में सही संबंध क्या है? तो सही संबंध यहां पे यह आता है, चाहे भैया ए प्लस बी कर लो है, और चाहे प्यारे बच्चे बी प्लस ए कर लो, जिसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जोड़ने का। चाहे 2 + 3 करो तब भी 5 आएगा, और चाहे 3 + 2 करो तब भी 5 आएगा। तो यहां पे भी जो ऑप्शन सही होगा वो भी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 सही होता हुआ आ रहा होगा। फिर माय डियर चैंपियंस नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पे हमें चित्र दिया गया है, एक ए सदिश है और एक बी सदिश है, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल का नियम, त्रिकोण त्रिभुज नियम, किसका? वेक्टर को जोड़ने का, सदिश को जोड़ने का नियम, वो हमें यहां पे पता चलता है। क्या? a + b = c का हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सटीक हमारे तरफ समक्ष में आ रहा है। फिर प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं, एक सदिश हमारे पास, 2 सदिश है यहां पे। एक सदिश प्यारे बच्चे हमारे पास है f1। क्या है? एक हमारे पास f1 सदिश है जिसकी वैल्यू है i कैप प्लस में j कैप के बराबर, और दूसरा सदिश हमारे पास f2 है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 2i कैप प्लस में 2j कैप के बराबर। तो इनके बीच में अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल का मतलब a डॉट b करना है। क्या करना है माय डियर चैंपियंस? इनके बीच में हमें करना है f1 डॉट में f2 करना है। तो जब भी हम f1 डॉट में f2 कर रहे हैं तो इसमें सिमिलर यही रिजल्ट आएगा, i कैप प्लस में j कैप, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया? f1 की वैल्यू रख दी डॉट में, f2 की वैल्यू रख रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस में 2j कैप। i का मल्टीप्लाई j का मल्टीप्लाई हमेशा 1 आता है, और जो इनके आगे जो कोफिशिएंट लिखे हैं, बोले तो जो संख्याएं लिखी हैं, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 × 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? 1 × 2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो i के सामने 1 है, और 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। यस डियर चैंपियंस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 1 × 2 2 हो जाएगा। तो यहां पे जो फाइनल उत्तर हमारा आ रहा होगा, मतलब जो आखिरी में हमारे पास जो परिमाण आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4 के बराबर। तो हेंस ऑप्शन नंबर पहला जो है वही बिल्कुल सटीक उत्तर हमारे पास दिखता हुआ आ रहा होगा। फिर प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भैया प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो है दूरी का मात्रक होता है। एक समय पे, मतलब 1 साल के समय में कितनी दूरी एक लाइट ट्रेवल करती है, एक प्रकाश जो है 1 साल में जितनी दूरी तय करती है उसको बोलते हैं 1 प्रकाश वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्या होता है भैया? जब हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल Fg होता है तो इसकी वैल्यू होती है g m1 मास ऑफ बॉडी 1 मास ऑफ बॉडी 2 अपॉन में r²। बोले तो पहले बॉडी का मास और गुणे में दूसरी बॉडी का मास, मतलब दूसरे कण का मास, बटे में दोनों कणों के बीच की दूरी। क्लियर है? तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास g की आएगी, तो g हमारे पास हो जाता है, g इज इक्वल टू हो जाता है फोर्स, बोले तो बल, इंटू में दूरी का स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 के बराबर। तो सिमिलरली यहां पे मैं ये बोल सकता हूं g इज इक्वल टू हो जाएगा, बल का मात्रक हमारे पास होता है ml t-2 के बराबर, दूरी का मात्रक हो गया l² के बराबर, और ये दोनों मास है तो यहां पे क्या हो जाएगा m² के बराबर। तो यहां पे जो प्यारे बच्चे हमारे पास g का मात्रक आएगा वो हमारे पास आ जाएगा m-1 l3 t-2 के बराबर। तो यहां पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो रहा होगा वो बिल्कुल ठीक आ रहा है।
ठीक है माय डियर चैंपियंस, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आप लोग भी बढ़िया तरीके से सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आ जाएंगे और तुम लोग बेटा चैंपियन से टॉपर बन जाओगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। पहले देखो कितने चैप्टर, तुमको ये भी पता है कि पहले चैप्टर का वेटेज कितना है, दूसरे चैप्टर का वेटेज करना है, तीसरे चैप्टर का वेटेज कितना है, सब तुमको बढ़िया तरीके से पता है। तो उसके क्वेश्चन हमें ज्यादा प्रैक्टिस कर लेने हैं। स्मार्ट स्टडी का समय है भैया, स्मार्ट स्टडी का समय, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बोला है भैया कौन सा इसमें है कि जो ऊर्जा का मात्रक है ही नहीं। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, एनर्जी का मात्रक नहीं है। तो भैया जो वॉट होता है ये मात्रक जो होता है ये पता है हमें, किसकी, शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है, कार्य ऊर्जा शक्ति, ठीक है। कार्य बोले तो वर्क, शक्ति बोले तो ऊर्जा मतलब बोले तो एनर्जी, और शक्ति बोले तो पावर। तो ये किसका है भैया, शक्ति बोले तो पावर का होता है। किसका होता है, पावर का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी जितने भी हैं, चाहे जूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, चाहे कैलोरी हो, ये किसका मात्रक होता है, ये किसकी विमाएं मतलब हाँ मात्रक किसका होता है, ये होता है किसका, ऊर्जा का मात्रक। फिर प्यारे बच्चे पढ़ते हैं 4.12 गुणे 10 की घात 5, इसमें हमसे बोला है कोटि मान बता दो भैया, कोटि मान बता दो। तो कोटि मान क्या होता है जी, तो यहां पे जो कोटिमान होगा बोले तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहां पे प्यारे बच्चे हमारे पास 5 है इसका क्या, कोटिमान। कोटिमान बोले तो 10 की घात देख लो। और यदि हमसे बोलता सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे हमारे पास आ रहे होते 3 के बराबर। किसके बराबर आ रहे होते, 3 के बराबर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे होते। लेकिन कोटिमान पूछा है कितनी कोटि का है, तो ये इसकी जो कोटि है वो है 5 के बराबर। फिर प्यारे बच्चे बोला प्रकाश वर्ष की दूरी किसके बराबर होती है, तो प्रकाश वर्ष की जो दूरी है वो होती है 9.46 गुणे में 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर। ये वाली बात सभी मेरे प्यारे चैंपियंस को याद में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है। तो विमाहीन मतलब क्या होता है भैया, विमाहीन का मतलब जिसका कोई भी डायमेंशन ना हो, कोई भी विमीय सूत्र ना बने। तो भैया जिसमें MLT ऐसा कुछ भी ना दिखने को मिले तो वो कौन सा होता है, तो भैया वो होता है रेनाल्ड संख्या। क्योंकि अभी जी को देखा ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, ठीक है। लेंस की शक्ति, भैया ये पावर है, शक्ति है, तो इसका भी होगा। गैस का नियतांक, बिल्कुल। तो भैया रेनाल्ड संख्या जो होती है कैसी होती है, विमाहीन राशि में से एक होती है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट बोले तो अदिश गुणनफल को ज्ञात करना है जी। तो यहां पे हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमारे पास है 2i कैप माइनस में 2j कैप माइनस में 3k कैप, और इनका हमें क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है किसके साथ, 4i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का k कैप के साथ। तो यहां पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 2 इंटू 4 कर देंगे, तो 2 इंटू 4 कर दिया जी, माइनस प्लस कर दिया, यहां प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहां पे -2 इंटू में 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, यहां पे -3 इंटू -1 हो जाएगा, क्योंकि जिसका जिसके साथ कोफिशिएंट होगा, जो जिसके सामने संख्या लगी होगी उसी का ही मल्टीप्लाई बस कर देना है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के के साथ। ये फंडामेंटल होता है, समझ में आ रही होगी बात बहुत बढ़िया से। तो यहां पे 2 इंटू 4 हो गया 8 के बराबर, और -2 इंटू 2 हो गया माइनस का 4 के बराबर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 3 के बराबर। तो यहां पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 3, इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 7 के बराबर। तो इसका आंसर क्या है, 7 इज द करेक्ट आंसर। तो भैया यहां तक की बात सभी मेरे प्यारे चैंपियंस को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी करके जाएंगे। फिर हमारे पास आ गया है एक, हमारे पास सदिश दिया है ए सदिश। क्या दिया हुआ है, ए सदिश दिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3i कैप प्लस में 4j कैप के बराबर। और यहां पे हमें बताना क्या है जी, यहां पे हमें बताना है जो ए सदिश है इसका परिमाण कितना आएगा। तो भैया परिमाण के लिए 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए सदिश का जो परिमाण है। परिमाण को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डंडे के अंदर बंद करके पैक करके रखना होता है, जिसमें से वो जो परिमाण है ना भाग ना जाए, ठीक है जी, क्लियर है। तो भैया पकड़ के रखो, ठीक है। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 के बराबर प्लस में 16 के बराबर। तो यहां पे जो हमारे पास ए सदिश का परिमाण आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25 के बराबर। तो √25 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास हो रही होती है 5 के बराबर। तो ये जो 5 है ये इसका क्या होगा, परिमाण हो रहा होगा। ठीक है, समझे कि नहीं, एक बार जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। यहां तक की बात यदि सभी मेरे प्यारे चैंपियंस को समझ में आ गई है
तो एक बार जल्दी से सभी लोग रेड रोजेस की बरसात कर देंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? डाइन डाइन की बात याद आ गई यार, ये कौन सी डाइन है भाई? हाँ, तो ये जो डाइन है ये हर घर में नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगी 10 की पावर 5 डाइन के बराबर जो होता है 1 न्यूटन होता है। फिर हमसे बोला है क्या बोला है? जूल के बारे में बोला है। क्या बोला है? जूल किसके बराबर होता है? तो जूल जो होता है वो होती है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। अर्ग को कैसे लिखता है अंग्रेजी वाले देख लो भैया, जिनको अंग्रेजी में जानना है ना उनको बता देता हूं। 1 जूल ये हो गया, हाँ जी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात 7 ERG के बराबर। तो ये हमारे पास क्या होता है? अर्ग हो रहा होता है। फिर हमसे बोला है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर का कोटि मान बता दो। तो भैया इसका कोटि मान कितना आएगा? तो इसका कोटि मान जो है वो आएगा हमारे पास 3 के बराबर, क्योंकि यहां पे संख्या कितनी है? 9.46, और इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते तो यहां पे कितना आएगा? 3 इसका कोटि मान हो रहा होगा। क्लियर है यहां तक की बात? तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो हमें बात पता है, हमें ये वाली बात पता है कि एक जो मीटर होता है इसमें होते हैं 10 की घात 3 मिलीमीटर के बराबर। तो 10 की घात 3 मतलब क्या हो गया? 10 की घात 3 मतलब हो गया 1000 मिलीमीटर के बराबर हो रहा होता है 1 मीटर। तो भैया यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि भैया 1 मीटर में कितने हो गए? 1000। 1000 रुपए की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? 1000 मिलीमीटर की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी का विमी सूत्र। तो भैया ये जी क्या होता है? हमें पता है कि जो भैया एफ बराबर हम लिखते हैं ना, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, कहीं कहीं एम जी लिखते हैं। जब भी वेट की बात हो रही हो तो क्या लिखते हैं? एम जी लिख देते हैं। तो भैया ये जो जी है, ये जी क्या है? ये जो जी है ये हमारे पास त्वरण है। त्वरण कौन से तरीके का त्वरण? गुरुत्वाकर्षण त्वरण। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसकी वैल्यू भी लिखते हो, जी की वैल्यू क्या लिखते हो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो भैया इसका विमी सूत्र पूछा है, तो भैया विमी सूत्र क्या हो जाएगा? जो त्वरण का होगा। तो भैया त्वरण का जो विमी सूत्र है वही इसका भी हो जाएगा। तो त्वरण का क्या होता है? LT-1 के बराबर। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, m का मान 0, L1 T-2 के बराबर। तो ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आया है कि गोले की त्रिज्या के मापन में 1% त्रुटि हो जाती है। किसकी? त्रिज्या में। त्रिज्या बोले तो रेडियस में जब उसकी त्रिज्या को हम नापते हैं तो उसमें जो त्रुटि होती है वो होती है 1% की। बिल्कुल ठीक है। तो भैया आयतन में त्रुटि कितनी होगी? किसमें? आयतन में। तो आयतन जो है हमारे पास, आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? आयतन का जो फॉर्मूला होता है इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? आयतन का फॉर्मूले में कर रहे होते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो जो आर क्यूब है मतलब इसमें आर कितनी बार हो रहा है? 3 बार गुणा करा जा रहा है। तो भैया एरर भी कितनी होगी? त्रुटि भी कितनी होगी? 3 गुना त्रुटि बढ़ जाएगी। जो त्रुटि होगी वो भी क्या हो रही होगी? 3 गुना बन जा रही होगी। तो 3 इंटू में डेल्टा आर परसेंट के बराबर। तो भैया जो त्रुटि होती है ये हमारे पास क्या है? डेल्टा आर परसेंट। बोले तो त्रिज्या के मापन में त्रुटि, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या में मापन त्रुटि में मापन बोले तो नापने में, मापन में त्रुटि। ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं। तो भैया मापन में त्रुटि कितनी हुई है? 1% की। तो भैया आयतन में त्रुटि कितनी हो जाएगी? 3 में। 3 गुणा कर दोगे, 3 इंटू 1%। तो 3 इंटू 1% बोले तो 3% की यहां पे त्रुटि हमें देखने को मिल रही होगी। तो टोटल त्रुटि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 3% इसका आ जाएगा त्रुटि में प्रतिशत। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, वेग सदिश को विस्थापन सदिश के साथ जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? सत्य या असत्य में बताए। बोले तो ट्रू है कि फॉल्स है, ये वाली बात यहां पे बतानी है। तो वेग सदिश है, वेग सदिश है को विस्थापन सदिश के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। तो ये कैसा है? अदिश है। जो क्वांटिटी है, जिस तरीके की क्वांटिटी है, अब जैसे तुमसे बोल दिया जाए 1 लीटर दूध को 1 किलो आलू से जोड़ सकते हो या 1 लीटर दूध को 1 किलो लोहा से जोड़ सकते हो? ना भैया, नहीं जोड़ सकते। 1 मीटर कपड़ा को 1 किलो आलू से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं जी। तो मतलब एक तरीके की क्वांटिटी को दूसरे तरीके के क्वांटिटी से ही जोड़ा जा सकता है। तो यहां पे बोला है वेग को क्या विस्थापन के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर बोला है किसी अदिश को समान विमाओं वाले सदिश के साथ जोड़ सकते हैं?
समान विमाओं वाले सदिश को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। यदि विमा सेम है, यदि उनकी विमाएं सेम है तो भैया उनको जोड़ सकते हैं। किसके? कौन से? अदिश की बात करी जा रही है, सदिश की बात नहीं करी जा रही है। अदिश मतलब क्या हो गया? जिसके पास दिशा ना हो, जिसके पास दिशा ना हो उसकी बात करी जा रही है यहां पे। जिसके पास दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे हम? अदिश राशि बोलेंगे। तो अदिश में विमा बस सेम हो जाए, सीधा जोड़ देने का। लेकिन सदिश में ऐसा नहीं कर सकते। चली गई दूरी का मान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं भैया। यदि दूरी है तो दूरी को नेगेटिव में कैसे चलोगे? नहीं चल सकते। तो भैया ये भी क्या है? असत्य भाषण है, मतलब असत्य यहां पे लिखा गया है। फिर आगे बोला गया है दो सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे अदिश गुणनफल कहते हैं क्या? ना भैया जी, इसे असत्य बात है, इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। यदि सदिश राशियों का गुणा भी एक सदिश राशि आती है तो इन दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? सदिश गुणनफल बोलते हैं, ना कि अदिश गुणनफल। फिर आगे की बात करते हैं सदिश और अदिश में अंतर। जिसके पास दिशा हो, इसको दिशा के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। पहले तो दिशा वाली बात बता दो, प्लस इसी के उदाहरण दे दो। उदाहरण, तो उदाहरण में बता सकते हो, वेग हो गई, चाल हो गई, इस तरीके से बता सकते हो। जिसके पास दिशा है, दिशा और परिमाण जिसके पास है वो हो गया सदिश, जिसके पास सिर्फ परिमाण है दिशा नहीं है वो क्या हो गया? अदिश हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं निम्नलिखित में से परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा किसकी किसकी बोली है? समान सदिश की हमको आपको बता चुका हूं। विपरीत सदिश, एकांक सदिश, शून्य सदिश, जिसका भैया सिर्फ क्या हो? सिर्फ दिशा दिशा हो तो उसका परिमाण जिसका शून्य हो, शून्य सदिश। एकांक सदिश जिसका सिर्फ परिमाण एक हो। विपरीत सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे से अलग हो। समान सदिश मतलब जिनकी परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। वो कैसे हो जाएंगे? समान सदिश हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? फिर से ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला? समान सदिश मतलब, ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये तुम्हें लिखना है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। तो भैया इसमें क्या मैं बोल रहा हूं तुमसे? इसमें मैंने आपसे बोला कि जो समान सदिश है, जिन सदिशों का परिमाण और दिशा एक जैसी हो वो कैसे हो गए? समान सदिश हो गए। फिर हमसे बोला विपरीत सदिश। विपरीत सदिश दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो, ठीक है। फिर बोलते हैं एकांक। एकांक मतलब एक, जिसका पास परिमाण की संख्या जो है वो एक आ जाए वो क्या हो जाएगा हमारे पास? एकांक सदिश। फिर हमसे बोला गया शून्य सदिश। शून्य सदिश मतलब जिसके पास परिमाण शून्य और दिशा कुछ ना कुछ है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो निम्न भौतिक राशियों में अदिश और सदिश चुनिए। तो भैया ये आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं क्योंकि ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो कि कौन अदिश है कौन सदिश है, किताब से ढूंढना और तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। बल कैसा है पता ही है हमें, आधूर्ण कैसा है, पृष्ठ तनाव कैसा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें टेबल बनाना, एक सदिश की, एक अदिश की और एक सदिश और अदिशी की बना सकते हो। और कौन सा तीसरा भाई कौन सा आ गया? कोई यही नहीं, ठीक है। तो भैया ये दोनों चीजें आपको करके रखनी है। फिर हमसे बोला है एक परिमाण, एक हमारे पास क्या है? ये वेक्टर सदिश हमारे पास गिवन है। एक सदिश गिवन है, दूसरा सदिश गिवन है, परस्पर लंबवत है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। P कहां है भैया? अच्छा P यहां पे है, ठीक है। परस्पर कैसे है भैया? लंबवत है। लंबवत है तो भैया थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। बोले तो π/2 के बराबर आ रही होगी थीटा की वैल्यू। क्लियर? फिर प्यारे बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं, यदि थीटा की वैल्यू यहां पे 90 है तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं, यदि हम a डॉट बी करते हैं, क्या करते हैं? a डॉट बी करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए किसके बराबर? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए, परस्पर लंबवत है तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जानी चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं a प्लस बी की जब वैल्यू हम करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के बराबर। बोलो हाँ कि ना? आ जाएगी। अब यहां पे a प्लस बी की वैल्यू आ गई और परस्पर लंबवत है, मतलब इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है। तो इसमें वैल्यू में ज्ञात करने में दिक्कत ही क्या है? आ जाएगी वैल्यू। बहुत बढ़िया। यदि 90 है तो इसमें सीधा सीधा हमें क्या करना है? बस वैल्यू निकाल लेनी है, आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। कर लेंगे? बढ़िया से बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो माय डियर चैंपियंस, यहां पे हम क्या कर रहे होंगे, यदि इनके लंबवत है तो भैया यहां पे हम ये बोल सकते हैं a डॉट बी जो है ये हमारे पास आएगा क्या? ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो a डॉट बी यहां पे हमें करना है, तो a की वैल्यू यहां पे हमें गिवन है किसके बराबर? 2i कैप
प्लस में 2j कैप और प्लस में k कैप के बराबर, ठीक है। और b की वैल्यू हमारे पास यहां पे गिवन है किसके बराबर, 2i कैप माइनस में j कैप और प्लस में पी के कैप के बराबर। और यदि यहां पे ए बी कॉस थीटा लगा है और हमें पता है जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास है 90 के बराबर, तो इसकी वैल्यू पूरी किसके बराबर आ रही होगी, 0 के बराबर हमें देखने को मिल रही होगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू पी हो रहा होगा और जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होगी 0 के बराबर आ रही होगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 4 के बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस में 2 के बराबर और यह वैल्यू हो गई पी के बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आ रही है। तो 2 प्लस में पी इज इक्वल टू 0, तो पी की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ रही है -2 के बराबर। पी की यहां पे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2 के बराबर वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। ठीक है जी, किसके बराबर, -2 के बराबर। क्लियर है। तो बस यहीं पे हमारे पास p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी। कैसे, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, अदिश गुणनफल करते हैं, तो इसके मात्रक, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है a डॉट बी कॉस थीटा के बराबर। तो थीटा की वैल्यू यहां पे हम क्या पुट कर रहे होंगे, π/2, और यहां पे हमारे पास आंसर आ रहा होगा। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इनका अंतर स्पष्ट करें। तो भैया मूल मात्रक क्या होते हैं, जो मूल राशियों के मात्रक हैं वो कैसे हो गए, मूल मात्रक हो गए। और जो व्युत्पन्न मात्रक है, जो भैया मूल मात्रक से, मतलब मूल राशियों, जो भैया मूल राशियां होती हैं 7, ठीक है, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, मूल राशियों, ठीक है, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक के नाम से जानते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जो भैया व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनसे बने हुए जो चीजें होती है वो क्या होती हैं, वो होती है व्युत्पन्न राशियां होगी, वो उनका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, मूल राशियों, जैसे बोल सकते हैं वेग, वेग क्या है, वेग क्या है हमारे पास, जो वेग होता है, क्या होता है, वेग। तो वेग जो होता है ये हमें क्या देता है, दूरी, दूरी जो हमारे पास होती है, बोल सकते हैं विस्थापन जो है, विस्थापन लिख देता हूं सीधा सीधा, ठीक है, जो विस्थापन हमारे पास है, विस्थापन बटे में समय के बराबर, बटे में समय के बराबर। तो ये जो भैया विस्थापन है ये कैसी राशि है, यहां पे सदिश राशि है, मतलब एक कैसी राशि हो गई है ये भैया, किसकी राशि हो गई, दूरी की राशि हो गई। ठीक है, बोले तो मेजरमेंट, बोले तो लेंथ हो गया, और समय क्या हो गया, टाइम। तो भैया ये जो वेग बना है, तो वेग कैसा है प्यारे बच्चे, व्युत्पन्न है। कैसा है प्यारे बच्चे, व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि हमारे पास देखने को मिल रही होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम ये लगा पाते हैं कि भैया वो राशि है कैसी, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक हो गए, और जो प्यारे बच्चे जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो मतलब बनी है किससे, मूल राशियों से बनी वाली राशियों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं इनको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो भैया इनके उदाहरण आप लोग दे सकते हो। 7 जो राशियां हो गई वो कैसी हो गई, मूल राशियां। जो बाकी की जितनी भी चीजें तुमको दिखती हैं वो कैसी है, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं वो कैसे होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक के नाम से हम जानते हैं। फिर बोला विमीय समीकरण की क्या सीमा है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो भैया जो इसकी सीमाएं हैं ये आप लोगों को पता है, इनका जो समीकरण की कुछ सीमाएं हैं ये आपको मिल जाएगी आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्ट मिल जाएगी, तो इसको सभी लोग प्यारे बच्चे देख लेना। ठीक है, बाकी जो अभी इसके बाद जो क्लास होगी ना उसमें हम लोग देख लेंगे, लाइव क्लासेस में जो मैराथन होगी ना उसमें सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बता देता हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वजह से। फिर प्यारे बच्चे बोला विमीय विधि से सिद्ध कीजिए कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर है। ठीक है, तो भैया डाइन कैसी यूनिट होती है, डाइन जो होती है वो होती है CGS यूनिट। कैसी यूनिट होती है, CGS यूनिट। और ये जो न्यूटन है ये किसकी यूनिट है भैया, जो हमारे पास ये न्यूटन है ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है भैया बल की, बल की यूनिट है। तो भैया बल का फॉर्मूला होता है बल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, बोले तो भार गुणे में त्वरण के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां पे जो हमारे पास द्रव्यमान गुणे में त्वरण है इसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो मास है वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के बराबर है, और जो त्वरण होगा ये हमारे पास होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो रहा होगा। अब इसी को प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, CGS में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जो हमारे पास किलोग्राम है वो ग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए, जो मीटर है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होना चाहिए। ये हमें कौन बताता है, CGS यूनिट से हमें ये वाली बातें पता चल रही होती हैं। तो 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। अब इसी को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें,
इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, सेंटीमीटर ग्राम, किसमें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, जो सीजीएस में हो जाएगा तो सीजीएस में हमारे पास क्या होगा, सीजीएस में हमारे पास होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइन के बराबर। किसके बराबर बोलते हैं, डाइन के बराबर। अब ये जो डाइन है इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, पता है भैया, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है जी। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं जी। तो यहां पे सीधा सीधा रिलेशन आ रहा है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो होता है 10 की घात ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 10 की घात 5 डाइन के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे आप लोग कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, विमी विधि से सिद्ध करो कि 1 जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्ग के बराबर है। तो जूल जो है वो कार्य का फॉर्मूला, मतलब कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है बल गुणे में विस्थापन के बराबर, F.S के बराबर होता है। तो यहां पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारे पास बल होगा ये होगा न्यूटन में, और न्यूटन को किस में लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और जो विस्थापन है ये हमारे पास मीटर में होगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की घात 5 डाइन के बराबर, और ये क्या आएगा हमारे पास 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर, क्या 1 मीटर है। तो भैया जो हमारे पास अर्ग होता है, जो हमारे पास अर्ग होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, अर्ग जो होता है इसी को ही प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, डाइन सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, डाइन सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, अर्ग का नाम दे रहे होते हैं। एक डाइन किसके बराबर होती है, एक डाइन किसके बराबर होती है, 10 की घात 5, मतलब एक डाइन जो है, मतलब 10 की घात 5 डाइन जो होती है वो 1 न्यूटन के बराबर होती है, और जो 1 मीटर होता है वो होता है 10 की घात 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पे सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं 10 की घात 7 डाइन सेंटीमीटर के बराबर क्या हो जाता है, एक अर्ग की वैल्यू हमारे पास आ रही होती है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रूविंग भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है यूनिट नंबर 2, बोल सकते हैं गति विज्ञान के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, तो भैया देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये भी अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहां पे भी देखने को हमें मिल रहे होते हैं। तो भैया बेहतरीन लेवल से इसको भी देखेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, गैस के अणुओं की गति कैसी होती है। तो गैस के अणुओं की जो गति होती है वो होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब तो 3 एक्सिस में, एक्स वाई और जेड, तीनों और क्या होती हैं, वो फैलती रहती है। तो कैसी हो गई, त्रिविमीय गति हो गई। फिर प्यारे बच्चे बात करते हैं, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t1 है तथा इस ऊंचाई से फेंके जाने वाले बिंदु तक वापस आने में लगा समय t2 है। तो हमें ये बात पता है जो t1 की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है t2 से। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऊपर जाने में जितना समय लगेगा और उतनी जल्दी ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे आ रहा होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है, रेखी गति करने वाले कण का प्रारंभिक वेग यदि 10 मीटर प्रति सेकंड है और मंदन बोले तो रिटार्डेशन जो है वो हमारे पास है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो गति के 5वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो यहां पे बोला है हमसे स्टार्टिंग जो हमें गिवन है, जो हमारे पास प्रारंभिक वेग है बोले तो u की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और मंदन बोले तो एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है, किसके बराबर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। चाहिए मीटर पर सेकंड होगा जी, क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि यहां पे हमें वेग की बात बोली गई है। बोला गया है यदि t जो है वो 5वां सेकंड में बोला गया है कि भैया विस्थापन किसके बराबर होगा। तो सूत्र हमसे यहां पे कहता है s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर के बराबर। जो हमारे पास होता है गति का जो समीकरण होता है नंबर 2, गति का जो दूसरा समीकरण है वो वाला हम यहां पे लगा रहे होंगे और s की वैल्यू निकाल रहे होंगे। s इज इक्वल टू u बोले तो 10 इंटू 5 सेकेंड है, ठीक है जी, 1/2 है जी। a की वैल्यू -2 है, t की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो यहां पे s की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई -25, क्योंकि ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, तो s की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25 मीटर के बराबर आ रही होगी। तो 25 मीटर के बराबर आ रही है वैल्यू। तो भैया ना
25 मीटर के बराबर जो है इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहां बोला गया मंदन 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो गति के 5वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? हाँ 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है जी, ठीक है 25 हो गया। तो यहां पे जो आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 25 इंटू 25 ही आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसमें यहां पे ऑप्शन में कुछ गलती होगी, तो 25 मीटर जो है वही इसका सटीक उत्तर आ रहा है। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहां पे हमसे बोला गया है या संभव है कि दूरी शून्य हो जाए। दूरी कैसी हो जाए? शून्य हो जाए, तो किंतु विस्थापन शून्य ना हो। या संभव है क्या कि दूरी जो है वो शून्य हो सकती है? संभव है कि दूरी शून्य हो जाए किंतु विस्थापन शून्य ना हो। भैया इसका उल्टा हो सकता है कि जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। तो भैया ये कैसा है? इसको बोलेंगे भैया असत्य बात यहां पे हमसे बोली गई है। ये कैसा है? असत्य बात है। ठीक है, मतलब बोले तो फॉल्स है। फिर बोला गया है एक पिंड का वेग शून्य हो फिर भी उसके त्वरण हो सकता है क्या? किसी का वेग शून्य हो फिर भी उसमें त्वरण हो सकता है? फिर भी उसमें त्वरण हो सकता है? हाँ भैया त्वरण तो हो सकता है जी। ठीक है, त्वरण यदि वेग है शून्य लेकिन जो त्वरण है वो तो हो सकता है ना जी। फिर बोला है किसी वस्तु की परास व अधिकतम ऊंचाई समान हो तो प्राक्षेप कोण का मान tan इनवर्स 4 होगा। है, किसी वस्तु का परास व अधिकतम ऊंचाई समान हो तो प्राक्षेप कोण का मान tan इनवर्स 4 क्या होता है? यहां कुछ गड़बड़ है भाई, tan इनवर्स 4 नहीं होगा यहां पे। ठीक है, tan इनवर्स होगा यहां पे 1। क्या होगा? tan इनवर्स यहां पे कितना हो रहा होगा? 1 के बराबर हो रहा होगा। ठीक है, किसके बराबर हो रहा होगा भैया? 1 के बराबर। और tan इनवर्स 1 कब होता है? जब कोण की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 45 डिग्री के बराबर हो रही होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राक्षेप का पथ कैसा होता है भैया? जो प्राक्षेप होता है उसका पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप का जो जो इसका तुम्हारा वो होता है, क्या बोलते हैं, पथ। पथ जो होता है वो होता है पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक पथ हो रहा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परवलय। कैसा पथ होता है भैया? परवलय पथ हो रहा होता है। कैसा? परवलय जो होता है इसका ऐसा पथ हो रहा होता है। फिर बोला है यदि किसी प्राक्षेप को 60 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तब आधार से डैश कोण पर टकराएगा। तो किससे कोण पर टकराता है? तो भैया यदि 60 से फेंका जाएगा तो 60 डिग्री के कोण से टकराएगा भी। ठीक है, जैसे ये 60 गया तो 60 पे ही टकराएगा कोण से। ठीक है जी, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है किसी कण की अधिकतम परास होगी जबकि प्राक्षेप कोण का मान डैश होगा। तो भैया किसी कण की अधिकतम परास कितनी होगी? अधिकतम परास की बात बोली गई है। तो अधिकतम परास जो होगा वो होगा जब थीटा की वैल्यू, जब कोण का मान कितना हो? 45 डिग्री इसके कोण का मान हो रहा हो तो इसकी वैल्यू ही आती है। फिर बोला है प्राक्षेप पथ की अधिकतम बिंदु पर प्राक्षेक वेग एवं त्वरण की दिशाएं क्या होती है? समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। समान बोले तो एक जैसी हो रही होती है प्राक्षेप पथ के अधिकतम बिंदु पर। अधिकतम बिंदु जब हम देखते हैं, जब हम ये यहां पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी होती है? दिशाएं कैसी होती हैं? समान हो रही होती हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए। तो भैया ये आप लोग लिख ही लोगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होगी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चे आप इसको भी कर लोगे, निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। एक समान वेग क्या होता है? परिवर्ती वेग क्या होता है? एक समान त्वरण क्या होता है? परिवर्ती त्वरण क्या होता है? जो परिवर्तित कर रहा हो वो परिवर्ती त्वरण हो गया। एक समान वेग बोले तो एक समान से चल रहा हो, मतलब एक ही जैसे दोनों का वेग यदि बराबर है तो वो कैसा हो गया? एक समान वेग हो गया। फिर बोला है परिवर्ती वेग, बदल रहा है वेग। फिर एक समान त्वरण, ये सारी चीजें पता है आप लोगों को। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए। फिर बोलते हैं आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो भैया ये सारी चीजें जो आज लाइव होगी ना मैराथन, उसमें आप लोग महा रिवीजन में ये सारी चीजें देख रहे होंगे। आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं? फिर आ जाता है एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ खींचिए। तो स्थिति समय ग्राफ क्या होता है? देखो यहां पे हमारे पास ये कुछ ग्राफ हो गया, एक हमारे पास वाई अक्ष है और एक हमारे पास एक्स अक्ष है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? यहां पे हम देख रहे होते हैं स्थिति के बारे में, और यहां पे हम क्या देखेंगे? समय के बारे में देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक समय, एक समान त्वरित गति के लिए कांस्टेंट गति से यदि कोई चीज चल रही है तो भैया इसकी जो लाइन होगी बिल्कुल सीधी जा रही होगी स्थिति और समय के साथ। स्थिति और समय की बात करी जा रही है। और यहां पे कैसे है?
एक समान त्वरित गति है। गति कैसी है प्यारे बच्चे? एक समान है, तो भैया एक समान त्वरित गति के लिए इस तरीके से ग्राफ चल रहा होगा, क्योंकि यहां पे जो चीजें होंगी, जो समय होगा वो टाइम सेकंड में होगा, ठीक है। टाइम होगा जो किसमें होगा? सेकंड्स में चल रहा होगा, और जो स्थिति है वो किसमें होगी भैया? मीटर में हो गई, ठीक है। तो ये हम यहां पे दिखा सकते हैं। स्थिति क्या हो रही होगी? बदल रही होगी, क्योंकि त्वरित कर रहा है, त्वरण हो रहा है, तो भैया उसकी स्थिति भी बदल रही होगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है, क्या? एक समान वृत्तीय गति क्या है? वृत्तीय गति बोले तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बात करी जा रही है। आवर्त काल क्या होता है? आवृत्ति की परिभाषा लिख करके उसके बीच का संबंध स्थापित कीजिए। तो ये सारी चीजें हम आपको अपने महारिवीजन में कराएंगे, तो भैया आना जरूर है तुम्हें, ठीक है, आना जरूर। तो ये सारी चीजें भी बढ़िया तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। यदि एक कार है प्यारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। एक कार एक शहर ए से दूसरे शहर बी में, ठीक है, ए शहर एक, ए से बी शहर में वो जा रही है, और कितने गति से जा रही है प्यारे बच्चे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से वापस आ रही है। वापस भी है तो आएगी यार, हाँ, तो वापस भी आएगी, तो मतलब बी से अब ए की तरफ आ रही है, तो कितने में आ रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब जाने में ज्यादा समय लग रहा होगा, आने में कम समय लग रहा होगा। भैया रफ्तार कौन सी ज्यादा होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा? ऑब्वियस सी बात है कि 60 किलोमीटर पर आवर की जो चाल है वो ज्यादा है, ठीक है। तो भैया इसमें चाल वापस आती है। कार के औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल हम यहां से निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिवाइड कर लो, औसत मतलब इन दोनों का जोड़ करके घटा दो, मतलब डिवाइड कर दो, आ जाएगी औसत चाल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो औसत चाल तो तुम्हें पता है ना, एक चाल दे दी, दो चाल दे दी, दोनों का एवरेज निकाल लो तो औसत चाल आ जाएगी, ठीक है जी। फिर हमसे बोला है क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। ये क्या दिया है? 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कि ये इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? रेंज है, ठीक है। और वहीं दूसरा खिलाड़ी उसी गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा? नहीं, एक खिलाड़ी गेंद को 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, वही खिलाड़ी उस गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, ये वाली बात पूछी गई। ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको क्लास में कराऊंगा, जिसमें प्यारे बच्चे मैं तुमको बताऊंगा रेंज के बारे में, ठीक है। अब तो ये हमने तुमको एमआईक्यू करा दिया, रेंज बता दिया, हमें रेंज बता दी गई है, हाइट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कितनी दूरी? तो रेंज क्या है भैया? ये हमारे पास दूरी है, कितनी दूरी तक फेंक सकता है। तो दूरी जो है प्यारे बच्चे वो हमारे पास आ गई है 100 मीटर की दूरी हमें दे रखी है। अब रेंज पूछी है, हाइट पूछी है, तो हाइट का फॉर्मूला सीधा आप लोग लगाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होगी ना, वो आप लोग क्लास में जब आओगे तब मजा आएगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, हर एक चीज डेप्थ में बता रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास एमआईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारे पास कैसे भैया? थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल के लिए तुम्हें थ्योरी समझना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए जो थ्योरी वाली चीजें हैं, तो भैया वो थ्योरी वाली क्लास में ही हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचे, जिसकी सहायता से दिए गए समय तथा वस्तु तय की गई दूरी को त्रिज्यामिति गणना कीजिए। ना, जरूरत नहीं है वाले क्वेश्चन की, ये किसने ऐड कर दिया भैया? इसकी जरूरत हमें है ही नहीं। फिर बोला है प्राक्षेप किसे कहते हैं? इसके उड्डयन काल और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले तो ये क्या हो गया? उड्डयन काल। बोले तो टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, कितने समय में कितनी दूरी चलेगी, ये वाली बात। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले तो मैक्सिमम हाइट की बात यहां पे कर रहा है, कितनी ऊंचाई जाएगी, ये वाली भी बात हम लोग क्लास में ही देखेंगे, जो कि हम लोग आज मिल रहे होंगे आपसे, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास आ जाएगा बल एवं गति के नियम के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा है चैप्टर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको भी जल्दी से देख के खत्म कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का कौन सा नियम कहलाता है? तो प्रथम नियम जो होता है भैया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम कहलाता है। फिर प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है, यदि किसी वस्तु पर नेट बल शून्य हो जाता है तो उसका त्वरण कैसा होता है? प्यारे बच्चे, यदि त्वरण ही शून्य हो जाएगा भैया, यदि वस्तु का नेट बल 0 है, नेट बल मतलब 0, मतलब वो वेग में नहीं चल रहा है, ठीक है। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है प्यारे बच्चे द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर, P इज इक्वल्स टू M इंटू V के बराबर हो रहा होता है। फिर प्यारे बच्चे बढ़ते हैं, एक डाइन का मान क्या होता है? तो एक डाइन का जो मान होता है प्यारे बच्चे वो होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी, व्यंजक भी देख लिया था। तो भैया बोला है किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? तो भैया उसका द्रव्यमान जो है वही उसका क्या जड़त्व का कारण भी हो रहा होता है। फिर हमसे पूछा है, यदि लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, मतलब नीचे की तरफ गिरने जा रही है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, तो भैया उसमें 100 किलोग्राम की वस्तु है, तो भैया उसका भार क्या होगा? 0 होगा।
ठीक है। फिर प्यारे बच्चे बोला स्थैतिक घर्षण गुणांक किसके बराबर होता है, तो भैया ये होता है एफ एस अपॉन में आर के बराबर। म्यूएस बोलते हैं किसको, घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं म्यूएस के बराबर। तो म्यूएस किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस अपॉन में आर के बराबर हो रहा होगा। फिर प्यारे बच्चे बोला है गति का घर्षण गुणांक किसके बराबर होगा, घर्षण गुणांक को बोलते हैं म्यू के। ठीक है, म्यू के इज इक्वल टू होगा एफ के अपॉन में आर के बराबर। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर बोला 1 किलोग्राम का भार जो है वो कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो ये होगा 9.8 न्यूटन के बराबर हो रहा होगा। बंदूक की गोली लगने से कांच में सुराख हो जाता है, परंतु पत्थर लगने से कांच टूट जाता है। तो भैया गति के जड़त्व का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, गति के जड़त्व का उदाहरण होता है। दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने से घुड़सवार आगे की ओर झुकता है, यह भी किसका भैया, गति बोले तो मोशन का, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन के इनर्शिया की वजह से ऐसा हो रहा होता है। फिर बोला गति के लिए कौन सा घर्षण मान अधिक होता है, तो भैया इसके लिए स्थैतिक जो है, कैसा, स्थैतिक जो घर्षण है उसका मान क्या होता है, अधिक हो रहा होता है। जब कोई व्यक्ति बस में बैठकर दोलन मोड़ पर मुड़ता है तो उस पर लगने वाला बल कैसा होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, जिसको प्यारे बच्चे हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, अपकेंद्रीय बल बोलता जाता है। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर बोला गया वेग के परिवर्तन लगाए, क्या लिखा हुआ है, वेग के परिवर्तन लगाए गए बल से समानुपाती नहीं होता। वेग जो है बल के समानुपाती नहीं होता, भैया ऑब्वियस सी बात है यार, असत्य बात है यार, ये कैसी बात है, असत्य बात है। फिर बोला गया है क्षम्य बल, छुपा हुआ बल नहीं होता, भैया छुपा हुआ बल है तभी तो इसको बोलते हैं क्षम्य, बोले तो स्यूडो फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स बोलते हैं, छुपा हुआ नहीं होता है। क्या लिखा है, क्षम्य बल छुपा हुआ बल नहीं होता, होता है भैया, बल छुपा हुआ होता है, नहीं क्या होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, सत्य है। फिर बोला गया है वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अपकेंद्र बल आवश्यक है। यदि कोई भी चीज घूम रही है तो उसके लिए जो है अपकेंद्र आवश्यक है, तो भैया ये वाली बात भाई सही है। यदि पिंड जो है विरामावस्था में ना हो तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य नहीं होगा, असत्य बात है ये। ठीक है, यदि पिंड जो है विरामावस्था में ना है, विराम अवस्था में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो चल रहा है, तो चल रहा है तो भैया उसमें कुछ ना कुछ बल शून्य नहीं होगा। फिर बोला है रेत पर चलने में कठिनाई होती है, बिल्कुल बात सही है, होती है भैया जी। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें देखो, यदि पिंड विराम अवस्था में ना हो तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य नहीं होगा, तो भैया ये वाली बात सत्य है यार, क्योंकि शून्य बल नहीं होगा। यदि वो चल रहा है, विराम अवस्था में नहीं है, मोशन में है, तो उसमें कोई ना कोई बल तो लग रहा है। फिर प्यारे बच्चे देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार शून्य नहीं होता, भैया शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, ये बात असत्य है, शून्य ही होता है। फिर बोला है बहुत चिकने फर्श पर चलना आसान होता है, ना भैया, बहुत चिकने फर्श में चलना बहुत कठिन होता है, असत्य भाषण है। फिर बोला है पेड़ को हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं, बिल्कुल बात सत्य है। ठीक है, सत्य बात है। फिर बोला है पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी पर भी, चंदा मामा और धरती मैया में भी, धरती माता है ना, तो उनके बीच में भी क्या होता है, बल का स्थापित हो रहा होता है। फिर बोला है वस्तु का संवेग ही उसके अपवेग की माप है, वस्तु का संवेग ही उसके आवेग की माप है, बिल्कुल बात सही है, सत्य बात है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे हमारे पास बोला गया है न्यूटन नहीं, क्या लिखा गया है, न्यूटन के गति के नियमों को लिखिए। तो भैया जो न्यूटन के गति के नियम हैं, इन सभी को आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जो तीनों नियम है वो सारी चीजें आपको लिखने हैं। तो वस्तु का संवेग ही उसके आवेग की माप करता है, नहीं, सिर्फ उसके आवेग की माप नहीं करता, संवेग सिर्फ आवेग को ही नहीं नापता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है गति के नियम, तो ये भैया आपकी किताबों में लिखा हुआ है, कई बार मैंने पढ़ाया भी है, तो ये सारी चीजें आपको गति के तीनों नियम लिखने हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिख करके सूत्र F बराबर ma को निर्मित कीजिए। ये सारी चीजें हम लोग क्लास में देख रहे होंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी जो रेखीय संवेग का संरक्षण होगा, इसकी भी व्याख्या आपको करा दी जाएगी। फिर बोला है घर्षण कोण किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमारे पास नहीं आता है। तो प्यारे चैंपियंस, ये हमारे पास आ गया जड़त्व एवं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में
आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर लिखिए। तो भैया ये जो जड़त्व है, अजड़त्व है, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करी जा रही है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी वाली क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा उसकी सहायता से गति के तृतीय नियम के बारे में बताइए। किसके बारे में? संवेग संरक्षण, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करी जा रही है, ये हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे आज की क्लास में। फिर हमारे पास आ गया न्यूटन के तृतीय नियम के से प्रथम नियम को निगमन कीजिए। तो भैया ये वाला जो प्रश्न है ये आ सकता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको रख लिया है क्योंकि भैया इसको प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी वाली क्लास में भी करा दूंगा। बंदूक चलाने समय पीछे की ओर लगने वाली प्रतिक्षेप वेग की गणना करते हुए इसके सूत्र को ज्ञात कीजिए, ये वाला भी काम को क्वेश्चन करवा के दूंगा। फिर बोला है घर्षण से हानियां क्या है और घर्षण के फायदे क्या है, ठीक है, घर्षण कम करने से विधियां लिखिए। तो भैया घर्षण किस तरीके से कम कर सकते हैं ये वाली बात हम आपको बता देंगे। बेसिकली चिकनाहट पैदा करके जो घर्षण के बीच में फ्रिक्शन लगता है, मतलब जिस तरीके से वजन कम करके, ठीक है, मतलब जो बोले तो उसका द्रव्यमान कम कर दिया जाए या फिर चिकनाहट उसमें कर दी जाए, लुब्रिकेशन कर दिया जाए, तो इससे क्या होता है, घर्षण क्या होता है, कम हो सकता है। नुकसान क्या हो जाता है भैया, ऊर्जा की हानि हो जाती है। फिर रॉकेट छोड़े जाने के बाद किसी क्षण पर उसके वेग का सूत्र लिखिए। तो भैया रॉकेट वाला जो क्वेश्चन है ये भी उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी मेरे सभी प्यारे चैंपियंस कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, समान वेग से आ रहे एक पिंड को 200 न्यूटन बल लगाकर 0.25 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो पिंड का प्रारंभिक संवेग की गणना कीजिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग की गणना करेंगे। यहां पे हमें दे रखा है पिंड पर इतने का बल लगाया जा रहा है, तो बल की वैल्यू यहां पे हमें दे रखी है, बल का जो वैल्यू हमें दे रखा है वो दे रखा है 200 न्यूटन के बराबर, और टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 0.25 सेकंड का। और हमसे पूछा गया है कि पिंड का प्रारंभिक संवेग बताइए, तो भैया संवेग का वैल्यू हमें यहां पे बतानी है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी इसका जो मेन कंटेंट है वो हम लोग आपको बता देंगे। फिर आगे की बात देखो, जब 500 किलोग्राम भार, कितना है, 500 किलोग्राम का भार है, m की जो वैल्यू है प्यारे बच्चे है वो 50 किलोग्राम यहां पे हमें दे रखी है, और बल जो है, जो बल है का भार, बल 500 किलोग्राम के स्लेज पर लगाया जा रहा है, तो स्लेज ठीक से चलने को तैयार होता है, तो उसके मध्य घर्षण गुणांक बताइए, ठीक है। तो किलोग्राम की यहां पे बात करी गई है, तो ये किसमें होगा, न्यूटन में होगा, ठीक है, बल किसमें होगा, 500 न्यूटन में होगा, और उसके मध्य में घर्षण गुणांक हमें बताना है। तो भैया घर्षण गुणांक का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हो, क्या लगाओगे भैया, म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन में आर के बराबर लगा देना, ठीक है। फिर पहले बच्चे बात करते हैं दृढ़ पिंड की धूरण गति के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे, नया टॉपिक है, आगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहां बोला है एक तल पर एक समान त्रिज्या पर समान द्रव्यमान के ठोस गोला, ठोस बेलन, वृत्ताकार चकली एवं वलय चोटनी गति पर चल रहे हैं, तल के आधार पर कौन कौन से पिंड एक साथ पहुंचेंगे, कौन कौन से पिंड एक साथ पहुंचेंगे, तो भैया यहां पे जो एक साथ पहुंचेगा वो पहुंचेगा ठोस गोला तथा ठोस बेलन, ये दोनों जो होंगे वो एक साथ पहुंच रहे होंगे। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी पिंड की धूरण गति ऊर्जा 300% की वृद्धि कर रही है, तो उसके कोणीय संवेग में कितनी वृद्धि होगी, तो कोणीय संवेग में सिर्फ 100% की वृद्धि हो रही होगी। कितने प्रतिशत की, 100% की वृद्धि होगी। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र पर बिंदु होता है जिसके सापेक्ष निकाय के लिए शून्य होता है, तो भैया द्रव्यमान आघूर्ण जो होता है इसके निकाय पर सारी चीजें किसके बराबर होती है, शून्य के बराबर हो रही होती हैं। किसी पिंड का किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निर्भर किसके ऊपर करता है, तो भैया ये उपयुक्त सभी पर करता है, द्रव्यमान वितरण पर भी, पिंड की आकृति कर भी, और पिंड की धूरण अक्ष दूरी, सभी पर ही ये निर्भर कर रहा होता है। फिर हमसे बोला है धूरण गति में पिंड के सभी कणों के रेखीय वेग लिखिए, तो रेखीय वेग किसके बराबर होगा, तो रेखीय वेग जो होता है भैया वो सबके लिए अलग अलग हो रहा होता है। फिर बोला गया है धूरण करने के लिए, धूरण करती हुई गोल मेज पर, कैसी मेज है प्यारे बच्चे, गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी ना भैया, गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो संरक्षित नहीं रहेगी, तो यह सत्य भाषण है। फिर हमसे बोला गया है किसी वस्तु पर जड़त्व आघूर्ण वस्तु के कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल बात सही है, आघूर्ण है वो भी जड़त्व है, तो ये क्या है, किसी के भी कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या कब बोलता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। फिर आगे बात कर लेते हैं, मैचिंग है, जोड़ी मिलाइए भैया, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से मिलानी आती है। तो भैया ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण जो होता है,
क्या होता है प्यारे बच्चे 2/5 mr²। तो भैया ये उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर बोला है गति पालक चक्र जो है ये ग्रहों की गति को निर्धारित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी का ये सही हो जाएगा। फिर हैंड पंप के लिए क्या होगा, तो हैंड पंप के लिए जो होगा वो क्या होगा भैया, हाँ, बल युग्म का आधूर्ण क्या होगा, बल आधूर्ण होगा। और हैंड पंप का लंब जो होगा वो होगा जड़त्वाधूर्ण। ठीक है, तो ये क्या होगा, जड़त आधूर्ण होगा, तो ये हो गया सी और ये हो जाएगा यहाँ पे डी के बराबर। ठीक है जी, तो बल युग्म का आधूर्ण जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बल आधूर्ण हो जाएगा। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है किसी दी गई अक्ष के परतः पारित किसी पिंड का जड़त्व आधूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो भैया ये वाला जो व्यंजक है माय डियर चैंपियंस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये व्यंजक सभी मेरे प्यारे चैंपियंस करके जाना ही जाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दृढ़ पिंड से आप क्या समझते हैं, दृढ़ पिंड से क्या समझते हो, इसके बारे में बात करी जा रही है। ठोस पिंड कैसा होता है, दृढ़ पिंड कैसा होता है, उसके द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक भी यहां पे स्थापित करना है। तो भैया ये दोनों के व्यंजक आपको जड़त्वाधूर्ण का हो गया और दृढ़ पिंड का हो गया, ये आपको आने चाहिए। ये मैं आपको थ्योरी वाली क्लास में जरूर से जरूर करा के भेजूंगा। फिर बोला गया है कोणीय संवेग का नियम लिखिए। किसका, कोणीय संवेग। ये वाला भी टॉपिक जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैंने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने थे, तो ये भी आपको करना है, उदाहरण सहित करके जाना है। ये भी आपको क्या कराऊंगा मैं, जो अभी अपनी क्लास होगी मैराथन महारिवीजन, वहां पे हम लोग ये सारी चीजें देख रहे होंगे। फिर माय डियर चैंपियंस हमारे पास क्या आ जाता है, जड़त्व आधूर्ण का भौतिक महत्व समझाइए। क्या बताइए, भौतिक महत्व क्या है। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या कारण है कि दरवाजे के हैंडल कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, जो हैंडल होता है ना वो जहां से ज्वाइंट होता है उसके दूर क्यों लगाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है भैया, बल आधूर्ण टॉर्क की वजह से। इसका तो तुमको भाई शॉर्ट्स में भी एमपी बोर्ड वाला चैनल पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद बोला गया है धूरण गति व वृत्तीय गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। भैया धूरण गति और वृत्तीय गति दोनों में अंतर जो है ये भी आपको थ्योरी वाली क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति नया चैप्टर के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। यहां पे देखो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आया है वो हमारे पास आया है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है, जब किसी छड़ पर m द्रव्यमान का पिंड लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो किया गया कार्य जो होगा वो आधा हो जाएगा। किसके बराबर, mgl। l क्या है, लंबाई, l मतलब लेंथ। ठीक है, हाइट भी बोल सकते हो, h है यदि हाइट तो h हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे बोला गया कौन सा कथन असत्य है। असत्य पे भैया ध्यान रखना, सत्य नहीं, ये वाली बात तो सही है। ठीक है, ये वाली बात कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, ये भी सही है। कार्य बराबर ऊर्जा के भी हो सकता है, लेकिन कार्य जो है वो शक्ति इंटू विस्थापन, ये बिल्कुल गलत वाली बात है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो रहा होगा। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चाबी भरी कमानी में संचित क्या रहती है प्यारे बच्चे, तो स्थितिज ऊर्जा जो है, जो स्थितिक ऊर्जा है, जो बोले तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर हमसे बोला है एक अश्व शक्ति, बोले तो एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, तो 746 वॉट के बराबर इसकी अश्व शक्ति होती है। फिर बोला गया है यदि एक बल F किसी वस्तु पर लगाए गए v वेग को प्रदान करता है तो शक्ति का मान क्या होगा, तो शक्ति का मान किसके बराबर होगा, F इंटू वी के बराबर हो रहा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमसे बोला है एक हल्की, क्या बोला है, एक हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक समान है। गतिज ऊर्जा एक समान है, इसका मतलब क्या है, भारी वस्तु का संवेग अधिक है। फिर हमसे बोला गया है एक गेंद 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराई जाती है और यदि गेंद का फर्श से संघटन पूर्ण प्रत्यास्थ है तो वह पुनः कितना उछलेगी। भैया यदि बराबर ही उछलेगी, क्योंकि यदि उसमें फर्श में क्या संघटन पूर्ण प्रत्यास्थ है तो इसमें जितनी 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 जहां से आई है उतना ही ऊपर चली जाएगी, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। फिर आगे बात देखो, दो कणों के प्रत्यास्थ संघट्ट में निम्नलिखित राशि संरचित रहती हैं, तो कौन सी, दोनों कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा। दो कण है के प्रत्यास्थ संघट्ट है, ठीक है, तो इसमें क्या रहेंगे, दोनों जो राशियां हैं वो कैसी रहेंगी, गतिज ऊर्जा में, संपूर्ण गतिज ऊर्जा में रहेंगी। फिर बोला गया है दो गेंदों के संघट्ट क्या नियम, तो भैया संघटन क्या नियत रहता है, नियत क्या रहता है, तो नियत रहता है संवेग। संवेग क्या रहता है, कभी भी बदलता नहीं है, नियत रहता है। फिर आगे की बात बोली गई है यदि किसी कण का वेग दोगुना कर दें, क्या कर दें, यदि किसी कण का वेग जो है वो दोगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जा रही होगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, बोले तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv², क्योंकि यदि v को हम क्या करते हैं, 2 गुना करते तो v 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। फिर हमसे बोला गया अप्रस्थ, क्या लिखा है,
अप्रत्यस्तता टक्कर में संचरित क्या रहता है मेरे बच्चे, संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब वो कभी भी बदलता बदलता नहीं है, क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। फिर हमसे आगे की बात बोली गई, एक पिंड में संवेग जो है 50% की वृद्धि कर जाती है। कितनी वृद्धि कर रही है, 50% की वृद्धि कर रही है। तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो भैया गतिज ऊर्जा में जो होगी वो 125% की ऊर्जा हो रही होगी। तो P इज इक्वल टू mv होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv² के बराबर। यस सर। और यहां पे मैं तुमसे एक बात बता दूं, क्या होता है, P इज इक्वल टू √2mk के बराबर देखा गया है ना। P इज इक्वल टू क्या होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फॉर्मूला यदि हमें पता है तो इससे हम निकाल सकते हैं कितना, 125%। इसका उत्तर आ रहा है। दो पिंड ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः m और 2m है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा में भी क्या है, मास तो एक ही रहेगा, तो भैया इसका भी जो अनुपात आएगा वो भी आएगा 1:2 में, मतलब 1/2 में आएगा, क्योंकि mv² होगा, गतिज ऊर्जा की बात करी जा रही है। एक में प्यारे बच्चे mv² हो जाएगा, 1/2 mv² हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा, 1/2 2mv²। तो भैया ये देखो m कैंसिल, v² से v² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका उत्तर 1/2 आया। तो इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमसे फिर पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा की तुल्यता बताओ। तो 1 किलोवाट घंटा बोले तो यहां पे बात करी जा रही 1 किलोवाट आवर, ये किसके बराबर होता है, तो ये प्यारे बच्चे बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर हो रहा होता है। तो यहां पे देखो दशमलव नहीं लगा है, तो भैया यहां पे 336 इंटू 10⁻5 के बराबर हो जाएगा ये जूल में इसका उत्तर। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ यार। ठीक, तो प्यारे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, अप्रस्तुत संघट में भौतिक राशियां डैश नियत रहती है। तो भैया जो संवेग होता है वो नियत रहता है यहाँ पे। फिर बात कर लेते हैं, कार्य एक कैसी राशि है भाई, कार्य एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। फिर हमारे पास बोला गया है एक वायुयान का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 2 गुना वेग कर दिया जाए तो भैया 4 गुना हो जाएगी। क्या बात है। फिर आगे की बात बोली गई, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट बात बोली गई है भाई जोड़ी मिलाई, अरे जोड़ी मिलाने में तो हम उस्ताद है। स्प्रिंग की बात करी जा रही है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो स्प्रिंग नियतांक का मात्रक जो है भैया वो न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए यहां पे। फिर बोला गया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा हो किसी भी तरीके की हो तो भैया mgh, तो भैया इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर आइंस्टीन का इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बोला गया है किसी वस्तु के संवेग P और गतिज ऊर्जा K में संबंध तो √2m होता है, तो यहां पे हमारे पास P इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर बोला गया एक अश्वशक्ति, तो भैया 746 वॉट के बराबर ऑप्शन नंबर ई हो जा रहा होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक हल्की और एक भारी वस्तु के संवेग समान है तो हल्की वस्तु गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बिल्कुल बात सत्य है। फिर बोला गया है पानी से भरी बाल्टी को कुएं से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खींचते हैं, मतलब ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। फिर बोला गया है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, बिल्कुल बात सही, जब नीचे से ऊपर खींच रहे हैं तो ऋणात्मक कार्य होगा, बात बिल्कुल सत्य बोली गई है। फिर बोला गया दोलन करते हुए लोलक पर वायु के अवरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, सत्य बात है। फिर बोला गया है नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है। दो वस्तुओं के प्रत्यारस्त संघट्ट में प्रत्येक वस्तु की गतिज ऊर्जा व रेखीय संवेग संरक्षित रहते हैं, ये भी बात सत्य है। फिर बोला गया जब सरल लोलक गति करता है तो उसकी डोरी में तनाव बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, बिल्कुल बात सही, जब लोलक है तो उसके बीच में जो तनाव बल लगेगा वो कैसा लग रहा होगा, शून्य लग रहा होगा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन का मान शून्य होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्या बोला है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल लगाया और विस्थापन कैसा हुआ, शून्य हुआ, कुछ भी चला नहीं, तो किया गया कार्य जो होगा धनात्मक होगा। नहीं भैया, वो कैसा होगा, असत्य होगा। वो कैसे के बराबर होगा, कार्य जो है वो होता है बल गुणे में, वर्क बराबर
4 इंटू विस्थापन, और विस्थापन यदि शून्य है तो जो कार्य है वो धनात्मक नहीं होगा, वो क्या होगा, शून्य हो रहा होगा। फिर बोला गया है गतिज ऊर्जा संदैव धनात्मक होती है, सत्य बात है प्यारे बच्चे। फिर बोला गया है प्रत्यास्थता टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा, बिल्कुल ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा आदि के रूप में होती है, भी बात सत्य है। फिर बोला गया है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तो इसका व्युत्पन्न भी लिखना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा के बारे में क्या समझते हैं, ये वाली बात सभी मेरे प्यारे चैंपियंस को पता ही होगी। यह उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 मास इंटू, मतलब बोले तो द्रव्यमान गुणे में वेग के स्क्वायर के बराबर। फिर हमसे आगे की बात करी जा रही है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करिए, जो अभी हम लोगों ने लिखा था P इज इक्वल टू √2mk के बराबर, ठीक है, ये हमारे पास होता था ना P² इज इक्वल टू 2mk, ठीक है, ये हम इससे निकाल सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। फिर हमसे बोला गया स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये भी आप कर लोगे। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करें, स्प्रिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, जरूर से करके जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, बाकी जो महा रिवीजन वाली क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होगी। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, देखो बार बार आ रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण जैसे विशेष चैप्टर के ऊपर। तो ये चैप्टर जो है इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसके लिए होता है, वो सभी पिंडों के लिए होता है। किसके लिए होता है, सभी पिंडों के लिए होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो रहा होता है। फिर प्यारे बच्चे आगे बोला गया सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र, तो भाई ये हमने करवाया था, इसको आपको कर लेना है। ऑप्शन नंबर जो 6 है, मतलब 4 है, वही बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। तो ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, तो ध्रुवों पे जी का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है। फिर बोला है व्युत्पत्त रेखा पर जी का मान, व्युत्पत्त रेखा में जी का मान कैसा रहता है, अधिक होता है। फिर बोला है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो वो हमारे पास होती है Gm/r के बराबर। फिर आगे बोला गया है यदि पृथ्वी पर घूमना बंद कर दे तो जी, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हेलो, तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है जोड़ी मिलाइए। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा, तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 5.98 के बराबर हो जाएगा। 5.98 गुणे में 10⁻24। वस्तु का भार का सूत्र क्या होता है, तो भार का सूत्र होता है mg के बराबर। फिर गुरुत्वीय विभव का सूत्र, गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होगा वो माइनस का Gm/r। जी का मान सभी स्थानों पर क्या होता है, समान होता है। और गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है L2t-2 के बराबर। तो यहां पे हम सबका नंबरिंग भी कर लेते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B के बराबर, ये हो गया C के बराबर, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा E के बराबर, और ये हो जाएगा D के बराबर। तो इस तरीके से हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भाई आगे बोला है जोड़ी मिलाइए। तो कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय चाल का सूत्र, ये जो है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास आया है सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, ये बात असत्य है। फिर बोला गया है पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है भैया, सत्य बात है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है, तो ये बात कैसी है, असत्य है। क्या होता है, मान क्या होता है, घटता है, जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। फिर बोला गया है पृथ्वी की सतह पर गहराई पर जाने के जी का मान क्या होता है, कम होता है, ये बात सत्य है। फिर बोला गया चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से 6 गुना होता है, नहीं, 6 गुना कम होता है, 6 गुना होता है नहीं, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 6 गुना होता है, नहीं, 6 गुना कम होता है। फिर बोला गया है पृथ्वी पर चंद्रमा का ज्वारीय प्रभाव अधिक है, यस, करेक्ट बात है। फिर बोले हैं खोखले गोले में के एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 नहीं होता, बात सत्य है। फिर बोला गया है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक समाप्त होने पर जीवन संभव होगा, असत्य नहीं होगा। अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, सत्य बात है प्यारे बच्चे। फिर बोला गया है हेनरी केविट्स ने सर्वप्रथम जी का मान ज्ञात किया था, इसकी भी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में हमारे नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि जो जी का मान होता है वो क्या होता है, 1/6 हो रहा होता है, ठीक है, मून के मास से। फिर आगे की बात हम लोग कर लेते हैं किसके ऊपर,
जी और जी में संबंध स्थापित करिए। तो भैया इसका जो संबंध है ये मैं आपको करवा दूंगा क्लास में। और ये कैसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है। न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम की सहायता से पृथ्वी के द्रव्यमान के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो भैया चाहे किसी का भी द्रव्यमान हो तो व्यंजक तो स्थापित कर लिया जाएगा। फॉर्मूला यही लगेगा प्यारे बच्चे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक ही फॉर्मूला है, एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर। ये वाला सूत्र लगा दोगे और हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। फिर पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको भी हटाते हैं। फिर बोला गया पृथ्वी के दैनिक गति के कारण जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, समझाइए ना। ये भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। जो नहीं पूछा जा रहा है ना उसको मैं हटा देता हूं आप लोगों के सामने ही, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे बोला गया गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में से करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण किसके ऊपर प्रभावित होता है, मतलब बोला गया है जो जी है ये किसके ऊपर संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है। तो ये वाली बात जब हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे अभी जब रिवीजन में, तो उसमें हम ये सारी चीजें देख के चल रहे होंगे। वे त्वरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल रही होगी। तो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे हमारे पास गिवन है गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, बिंदु द्रव्यमान के गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक स्थापित करिए। तो भैया गुरुत्वीय विभव की बात करी जा रही है, तो भैया ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन माय डियर चैंपियंस आ रहे होंगे आपके एग्जाम में, तो जरूर से जरूर इसको भी करके जाएंगे। और इसका लिए भैया महा रिवीजन, अंतिम रिवीजन आप लोग करके जाओगे क्लास 11th का। फिर प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान, जिसको हम बोलते हैं जी। जी की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस में किलोग्राम अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है, क्योंकि फॉर्मूला सूत्र हमसे क्या कहता है, सूत्र जो हमसे कहता है वो कहता है एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर, यही कहता है ना। बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल से आप क्या समझते हो, तो भैया कक्षीय चाल की हमें आवश्यकता नहीं है। फिर प्यारे बच्चे यही चीज फिर से आ गया, कक्षीय चाल के ऊपर प्रश्न नहीं करना है, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे बात करते हैं पलायन वेग किसे कहते हैं। तो भैया पलायन वेग जो है इससे क्वेश्चन 110% आ रहा है। तो भैया जो रिवीजन वाली क्लास होगी उसमें ये वाला टॉपिक बहुत बढ़िया से आप लोग देखना, और मैं भी बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ाऊंगा। इसका सूत्र, इससे बने हुए प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ रहे होंगे। तो भैया बिल्कुल बढ़िया तरीके से करके जाना। किसी पिंड पर पृथ्वी से यदि कोई भी पिंड है पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वापस नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, यही है पलायन वेग की यूनिट, मतलब यही इसकी वैल्यू है, यही इसका क्या है, परिमाण है। यदि इतनी रफ्तार से हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या होगा, धरती से, पृथ्वी से वो क्या होगा, बाहर की ओर चला जाएगा। ये होता है पलायन वेग का सिद्धांत। फिर आगे की बात कही जा रही है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम। केपलर के नियम के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भैया ये जो मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं न्यूटन के थर्ड नियम, इसका जो केपलर का तीसरा नियम है, इसके भी क्वेश्चन जो आते हैं ना बहुत भयंकर तरीके से अच्छे क्वेश्चन यहां से हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो न्यूटन साहब के जो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, जिसको केपलर के तीन नियम का निगमन करके बताना है, जो केपलर साहब का नियम है उससे हमें देख के बताना है, तो ये भी आ सकता है। तो भाई प्यारे बच्चे आगे बात देख लो, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। तो केपलर के जो नियम है ना इनको हम लोग लिख के बताएंगे और इनको बेहतरीन तरीके से आपको भी करके चलना है। तो कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो भारहीनता की स्थिति क्या है, तो इसको स्पष्ट करके इसका कारण बताते हुए भारहीनता के प्रभाव का वर्णन करेंगे। फिर बोला गया है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, और जबकि बृहस्पति और शनि में वायुमंडल होता है, पर सघन वायुमंडल है। तो इसका जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हालांकि एमपी बोर्ड में आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मान लो पूछ लिया जाए तो भैया इसमें क्या उत्तर है इसका, क्योंकि जो वातावरण है वहां पे कम होता है, इस वजह से इसका कारण है। फिर प्यारे बच्चे बोला पलायन वेग, देखो बार बार फिर से पलायन वेग के ऊपर प्रश्न आ गया, ठीक है। तो ये पलायन वेग हमेशा आता रहेगा। फिर पृथ्वी के तल से 3200 किलोमीटर ऊपर जी का मान क्या होगा, भैया 3200 किलोमीटर ऊपर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, जी का मान क्या होगा, घटेगा। चाहे ऊपर जाओ पृथ्वी के, चाहे नीचे जाओ, और मध्य में क्या होता है, शून्य होता है जी का मान, ठीक है। तो यदि इसका मान पृथ्वी के तल पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी की त्रिज्या हमें पता है 6400 किलोमीटर है, तो भैया 3200 मतलब आधा हो गया,
तो भैया 9.8 के भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6 गुणे में 10⁻9 मीटर तथा उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यदि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान हमने ये रखा है, तो गणना द्वारा पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारे लिए अनुकूल है। फिर पदार्थ के गुणधर्म, जिसमें प्यारे बच्चे ऊष्मीय और तरल सारी चीजें हम यहीं पे कवर कर रहे होंगे इस वाले यूनिट के ऊपर। तो प्यारे बच्चे देख लेते हैं इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो भैया पदार्थ के गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो भैया इसका कारण होता है सरफेस टेंशन, जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका कारण ये हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चे बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, तो ऊर्जा संरक्षण पर यह निर्धारित हो रहा होता है। फिर बोला गया है द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण द्रव्य विभिन्न परतों के बीच में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, इसी को प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, श्यानता का नाम देते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा होता है माय डियर चैंपियंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो सर्वाधिक श्यान द्रव कौन सा होता है, तो भैया जल, शहद, ग्लिसरीन और पेट्रोल में। तो भैया ग्लिसरीन जो है इसकी श्यानता सबसे ज्यादा हो रही होती है। फिर जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव्य का वेग बढ़ता है तो उसका दाब क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, घटता है। दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। प्यारे बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है, पारा कांच, लकड़ी या लोहा पर नहीं चिपकता क्योंकि इसमें जो संसंजक बल होता है और आसंजक बल से कम हो जाता है। फिर प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोई द्रव्य कांच को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण का मान 90 से अधिक हो। कैसा हो, 90 डिग्री से अधिक होता है तब ये काम हो रहा होता है। फिर प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में डिटर्जेंट मिलाने से उसका जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव बोले तो जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बोले तो घट जाता है। फिर प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रबर की अपेक्षा स्टील क्या होता है, प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। फिर प्यारे बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है, ताप बढ़ने पर किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। बात सही है, सत्य बात है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं सत्य है भैया। ठीक है, फिर आगे की बात देखो, हमसे बोली है जल, वायु, रक्त और शब्द। शब्द क्या होता है, शहद होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, शब्द क्या है, ठीक है, शहद। शहद सबसे अधिक शांता वायु और सबसे कम शांत तरल है। ठीक है, सत्य बात है बेटा ये भी। ठीक है, फिर आगे की बात हमसे बोली गई है कि किसी भी दिए गए आयतन के लिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिकतम होता है। क्या लिखा है, किसी भी दिए गए आयतन के लिए, किसी गोले का पृष्ठ, किसी भी आयतन का लिए गोले का क्षेत्रफल पृष्ठ के क्षेत्रफल से अधिकतम होता है। यह बात असत्य है। कैसी बात है, असत्य वाली बात है। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है, बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है। तो भैया ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है, बर्नौली का समीकरण लिखिए। तो भैया ये वाली भी क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। फिर हमारे पास है, किसी शांत तरल में गतिमान पिंड के लिए स्टोक का नियम। तो भैया स्टोक्स का नियम हो गया, शांता हो गई, बर्नौली का थ्योरम हो गया। तो भैया इस चैप्टर में ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है माय डियर चैंपियंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नालियों में फिनाइल या केरोसिन डालते क्यों है, क्योंकि जब फिनाइल या केरोसिन डालते हैं तो पानी के ऊपर एक सतह बन जाती है जिसमें मच्छर को सांस लेने में दिक्कत होती है। मतलब एक पूरी एक सतह बन जाएगी तो हवा अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, जो मच्छर होंगे वो अपना प्राण त्याग कर देंगे। तो एक सतह बन जाती है, एक पृष्ठ बन जाता है, ऊपर सतह के ऊपर ही पृष्ठ बन जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास नया चैप्टर आ गया है, दोलन एवं तरंगे। तो भैया ये वाला जो नालियों का फिनाइल वाला क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका होगा, आपको भी इसके बारे पर अंदाजा होगा। तो सभी मेरे प्यारे चैंपियंस ये जरूर बताना कि तुम्हारे हाफ ईयरली में या जो तुम्हारे क्लास में हुए हैं टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। एक बार हाँ या ना में जवाब देना और रेड रोजेस की बरसात जरूर से सभी मेरे प्यारे चैंपियन चैट सेक्शन में कर देंगे। तो दोलन एवं तरंग गति के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो भौतिक माध्यम में बोला गया है कि भौतिक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग में संरचना करने में तरंगों के चलने की दिशा में संचरित होने वाली राशियां कौन कौन सी होती है। तो ऊर्जा और रेखी संवेग जो है यही इसका सही उत्तर हो रहा होता है। कई कई द्रव्यमान भी साथ में जाता है, लेकिन जो सही उत्तर है वो है ऊर्जा और रेखी संवेग। तो यदि एक सरल आवर्त दौलित्र का क्षण
टी पर विस्थापन 0.02 मीटर है तथा त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, तो उसमें दौलिज की कोणीय आवृत्ति पूछी गई। तो कोणीय आवृत्ति का है, तो इसमें सिर्फ कोणीय आवृत्ति का सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कर लेंगे प्यारे बच्चे, यस और नो, बहुत बढ़िया। फिर प्यारे बच्चे हमसे बोला गया एक रॉकेट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल घटता है, जबकि रॉकेट में क्या हो रहा होता है, ये वाली बात है। तो इसको भी सभी मेरे प्यारे चैंपियंस देख लेना। तो इसमें क्या होता है, नियत त्वरण से ऊपर जाता है। जो रॉकेट होता है वो क्या होता है, नियत त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एक रॉकेट में स्थित एक सरल लोलक का आवर्तकाल है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आवर्तकाल घटता है, जबकि रॉकेट में नियत त्वरण क्या होता है, बढ़ने लगता है। प्यारे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सितार के तारों में कैसी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो प्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो सितार में उत्पन्न होती हैं, जिससे सुमधुर आवाजें हमारे कानों तक पहुंच रही होती है। तो ऊर्जा नहीं ले जाई जाती डैश तरंगों द्वारा। तो भैया इसमें अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा जो होती हैं ऊर्जा नहीं ली जाई जाती है। तो माध्यम का कोई भी कण अपनी साम्यावस्था को दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को हम आयाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोला जाता है। फिर सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो भैया सरल लोलक बोले तो सिंपल पेंडुलम का प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाली भी जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हम लोग क्लास में देख लेंगे। तो प्यारे बच्चे ऊष्मागतिकी और ऊष्मा संचरण के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट स्केल की यदि बात आ रही है हमारे पास, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसी को प्यारे बच्चे हम 273 केल्विन के नाम से जानते हैं। तो यहां पे तो फ़ारेनहाइट में सब लिखा हुआ है, तो यहां पे इसका आंसर को हम यहां पे फ़ारेनहाइट में नहीं होगा, ये होगा केल्विन में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही आ रहा होगा। फिर प्यारे बच्चे यदि बोला गया है यदि गैस बॉयल्स के नियम का पालन करती तो पीवी तथा पी के बीच में खींचा गया ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चे, पीवी और समांतर रेखा हो रही होगी। ठीक है, समांतर रेखा बन रही होगी। स्थिर आयतन गैस प्रागामी आधारित है किसके ऊपर, बॉयल्स लॉ के नियम पर। ठीक है, तो माय डियर चैंपियंस बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास है नियत ताप पर किसी गैस के दाब में 5% वृद्धि करते हैं। कितने परसेंट वृद्धि कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम, 5% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कमी कितने परसेंट की होगी। तो भैया जो कमी आएगी वो आती है लगभग 4.76% के बराबर। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर प्यारे बच्चे हम बढ़ते हैं, कार इंजन में लगे पंखे को ठंडा करने के लिए पानी प्रयुक्त क्यों किया जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊर्जा होती है वो अधिक हो रही होती है। फिर सीपी और सीवी में क्या संबंध होता है, तो भैया सीपी माइनस में सीवी का संबंध जो होता है बराबर आर के हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 सही कहलाता है। एसआई पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो भैया गुप्त मात्रक का होता है जूल पर किलोग्राम, इसका सही मात्रक होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो भैया जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है यहां पे पानी का घनत्व कैसा होता है प्यारे डियर चैंपियंस, अधिकतम देखने को मिल रहा होता है। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भैया ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर आगे बोला है सीपी व सीवी के अनुपात में विशिष्ट ऊष्मा को अनुपात कहते हैं। यस, तो ये भी कैसा है प्यारे बच्चे, सत्य बात है। फिर आगे की बात बोली गई है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन सबसे अधिक होता है ना भैया। ठीक है, ये कैसी बात है, असत्य बात है। फिर आगे की बात देखो क्या है, पानी ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यस, पानी जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ये भी कैसी बात है, ये भी बात बिल्कुल सत्य कही गई है। ठीक है, तो ऊष्मा धारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में अंतर समझाइए। तो भैया ये आपको ऊष्मा धारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा में आप संबंध भी जो स्थापित करेंगे वो भी आप लोग कर सकते हो बेहतरीन लेवल से। फिर हमारे पास है कमरों में रोशनदान क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके यहां नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यदि पूछा भी जाए तो कर लेना भैया, वेंटिलेशन के लिए तो स्टीफन के नियम, तो स्टीफन का नियम आपको कराया गया है और ये मैं भी आपको क्लास में करवा दूंगा। फिर भैया बोला गया है विशिष्ट ऊष्मा, तो भाई वही बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो भैया इसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं, इसको भी भगा देते हैं। फिर हमारे पास आता है इस स्रोत में उस स्रोत का त्याग ज्ञात कीजिए जिसकी उत्सर्जन अधिकतम ऊर्जा संगत तरंग दैर्ध्य 5000 एमस्ट्रॉन्ग है। और यहां पे हमारे पास वैल्यू भी दे रखी है किसकी, मतलब जो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 2.9 × 10⁻³ के बराबर। तो ये सभी मेरे प्यारे चैंपियंस कर लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, ऊष्मा गतिकी के ऊपर। तो प्यारे बच्चे बढ़ते हैं ऊष्मा गतिकी के पहले क्वेश्चन में। तो किसी रुद्धोष प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो रुद्धोष प्रक्रम के लिए भैया ये वाला जो 0 = ΔU प्लस में
डेल्टा डब्ल्यू वाला जो है ये बिल्कुल कथन सत्य है। फिर प्यारे बच्चे बढ़ते हैं, समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? कभी नहीं बदलती है। क्या होती? कभी भी इसकी ऊर्जा कभी भी नहीं बदलेगी। फिर हमसे बोला है रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या नियत रहता है? तो रुद्धोष्म प्रक्रम में भैया ऊष्मा की जो मात्रा होती है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, मतलब वो कभी भी बदलती नहीं है। तो भैया बोला है समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। कब आती है प्यारे बच्चे? ताप बढ़ाने में, बाहरी कार्य करने में जो हमारी ऊर्जा है वो काम आ रही होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे हमारे पास आ जाता है, पानी का कांतरिक ताप क्या होता है? 374.1 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला है कॉर्नोट इंजन की दक्षता का सूत्र क्या होता है? तो N इज इक्वल टू 1 माइनस में T1 माइनस में T2 के बराबर, या Q2 अपॉन में Q1 के बराबर हो जाता है। घरों में प्रयोग करने वाले रेफ्रिजरेटर में अधिकांश कौन सी गैस होती है? तो भैया ये आपके लिए मैं एज अ होमवर्क दे देता हूं, तो भैया इसको सभी लोग होमवर्क में जरूर से करके आना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस तापों के बीच में कार्य कर रहे आदर्श प्रतिशत का कार्य गुणांक क्या होता है? तो ये होता है 273 बटे में 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 300 उसमें केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। फिर एक घर्षण रहित ऊष्मा इंजन में दक्षता किस प्रकार पर ताप 100% हो सकता है? तो भैया 0 केल्विन पर जो है वो ताप जो होता है वो 100% हो सकता है। फिर हमसे बोला है घर्षण रहित ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% होगी यदि वह उत्कर्षमी हो। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो वाक्य है बिल्कुल सत्य बात यहां पे बोली गई है। फिर भैया बोला गया है कार्नोट एक अनुक्रमणिक इंजन है, ठीक है। तो ये भैया असत्य बात है, ठीक है। कैसी बात है? असत्य वाली बात हो रही है, ठीक है। तो इसको सभी मेरे प्यारे चैंपियंस देख लेना। फिर प्यारे बच्चे हमारे पास कुछ और भी टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो भैया ये हमारे होमवर्क हो गए। तो मैं तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बता देता हूं कि जो हमारे पास कार्नोट इंजन है, ठीक है, जैसे ये कार्नोट इंजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी वजह से उसके लेंथी क्वेश्चंस मैं आपके बीच में नहीं लेकर के आया हूं। तो भैया होमवर्क क्या है, ठीक है, आपको यहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। एमआईक्यू जो है वो आपको यहां पे मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने यहां पे सॉल्व करा दिए हैं, कुछ जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कहां देख रहे होंगे? वो जो आज हमारे पास क्लास हो रही होगी, ठीक है, जो हमारे पास महा रिवीजन की क्लास होगी ना, महा रिवीजन या फिर बोल सकते हैं अंतिम रिवीजन, ठीक है। जो महा रिवीजन है, नहीं क्या बोलेंगे, अंतिम रिवीजन वाली जो क्लास है, ठीक है, इसका नाम हम अंतिम रिवीजन रख देते हैं, ठीक है। तो अंतिम रिवीजन वाली जो क्लास है वहां पे हम लोग मिल रहे होंगे। तो जहां पे अंतिम रिवीजन में हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया से प्रॉपर तरीके से फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक हर एक चैप्टर को बेहतरीन लेवल से हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप यहां पे कर सकते हो। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दिए, आपको एमसीक्यू भी करा दिए। अब जो रिलेटेड टॉपिक रह गया है वो हम लोग क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो भैया ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया आपके से भी भैया ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी कुछ स्लाइड्स बना के आपके बीच में लेकर के आया हूं। तो भैया ये जो क्वेश्चन है इनको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, तो सभी मेरे प्यारे चैंपियंस भी इसका बिल्कुल रिस्पेक्ट करो। सभी लोग जल्दी से लाइक ठोको और जल्दी से रेड रोजेस की बरसात कर दो। और यदि तुमको कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हो। हाँ, हालांकि मैंने इस वाले स्लाइड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए हैं, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन आपको क्या करना है, जो क्लास होगी ना महा रिवीजन अंतिम रिवीजन वाली, वहां पे आप जरूर से जरूर आओगे, जरूर से जरूर आओगे, अपना कॉपी पेन लेकर के आओगे, रिवीजन बढ़िया से करके आओगे, और जरूर से वहां पे आपको बेनिफिट इस क्लास का मिल रहा होगा। तो मेरे प्यारे चैंपियंस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब बढ़िया से अंतिम रिवीजन वाले सेशन पे। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाना, 100 में 100 मार्क्स तुम्हारे आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे चैंपियन हंसते मुस्कुराते रहें और हमेशा अपना ध्यान रखें, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट फेज है। 11th में अच्छे नंबर आ गए तो एक टॉपर वाली कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और 12th में तुम धूम मचा दोगे मेरे साथ। भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे चैंपियंस को टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।